हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज अपना जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। यानी जिस प्रकार से आप लोगों ने अभी तक दो चीज़ों का संयोजन पढ़ा है, एक आप लोगों ने संधारित्र का संयोजन पढ़ा है जिसमें भी आपने श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन पढ़ा था, उसके बाद में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा है और आज अपन पढ़ेंगे सेलों का संयोजन। तो श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन का बेसिक जो डेफिनेशन है वो आप लोग बखूबी जानते हैं। तो उस श्रृंखला के अंदर आज अपना जो पहला टॉपिक है वो है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए दोनों प्रकार के जो संयोजन है वो भी सेलों के, क्योंकि प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो आपका सेकेंडरी लेवल का है, कक्षा 10 के लेवल का है और मुख्यतः बोर्ड परीक्षा के अंदर 12th क्लास में नहीं पूछा जाता है। लेकिन आज का जो अपना टॉपिक है यानी सेलों का जो संयोजन है, इन दोनों टाइप्स में से कोई एक टाइप है वो 99% बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। दूसरी बात, मेरा जो अनुभव है वो ये कह रहा है कि बच्चे जब इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो पढ़ते टाइम उनको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन इस टॉपिक को लंबे समय तक याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए मेरा सुझाव है कि आप लोग इस टॉपिक को बार बार पढ़ें और लिख करके पढ़ें। वैसे फिजिक्स जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है, नॉट ओनली फिजिक्स बट साइंस के जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उन सब सब्जेक्ट्स को आप लोग लिख करके याद करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है और उसके बाद में जो समांतर संयोजन का टॉपिक है, दोनों को आप बार बार रिपीट करेंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन की अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहले इससे पिछले वीडियो में आपने सेल का विद्युत वाहक बल पढ़ा, टर्मिनल वोल्टता पढ़ी है और आंतरिक प्रतिरोध पढ़ा है। वो तीनों डेफिनेशन क्लियर होंगी तो ही आज का टॉपिक है वो आप लोगों को समझ में आ पाएगा। तो उस वीडियो का लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर जो आप लोगों को आई बटन दिखाई दे रहा है वहाँ पर भी आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। ये मेरे पास मैंने दो बैटरीज यहाँ पे ले रखी हैं। श्रेणी संयोजन का मतलब होता है एक के बाद क्रम के अनुसार या श्रृंखला के अनुसार सेलों का संयोजन करना। समांतर क्रम का मतलब होता है कि सभी सेलों का जो एक सिरा है वो एक पॉइंट पे होना चाहिए और दूसरा सिरा है वो दूसरे पॉइंट पे होना चाहिए, उसे अपन समांतर संयोजन कहते हैं। लेकिन प्रतिरोधों के अंदर प्लस माइनस नहीं होता है, बैटरीज के अंदर प्लस माइनस होता है और इसके अंदर मुख्य रूप से बच्चों को डाउट आता है। देखिए आप लोगों की जो बुक्स हैं उनके अंदर श्रेणी संयोजन की परिभाषा लिखी है, उसको मैं सही नहीं मानता हूँ। उसकी परिभाषा में लिखा है कि सभी सेलों के जो टर्मिनल है वो एकांतर क्रम में है, यानी पहले सेल का जो नेगेटिव है वो अगले सेल के पॉजिटिव से जुड़ेगा, उसके बाद में दूसरे सेल का जो नेगेटिव है वो तीसरे सेल के पॉजिटिव से जुड़ेगा। इस तरह का जो संयोजन है उसे श्रेणी संयोजन कहा गया है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि विपरीत सिरे जुड़े। जैसे इस श्रृंखला के अंदर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास पहले सेल का जो नेगेटिव है वो अगले सेल के नेगेटिव से भी जुड़ सकता है। तो ये जो दोनों टाइप्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये दोनों ही श्रेणी संयोजन हैं। तो इसलिए आपको इसकी डेफिनेशन बेहतर ये रहेगी कि आप ये लिखें कि जो सेल हैं वो एक दूसरे के बाद श्रृंखला के रूप में जुड़े हुए हैं। तो उसकी डेफिनेशन मैं आप लोगों को लिख करके बता दूंगा। ये जो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रखा है ये मेरा रफ वर्क है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझिए। तो ये जो मेरा पहला सेल है इसका विद्युत वाहक बल आपको दे रखा है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध भी आपको दे रखा है और इस सेल के ये जो मान लीजिए इसको मैं किसी बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से जोड़ देता हूँ। इस तरीके से कैपिटल आर से आप यदि इस पूरे सर्किट को जोड़ देते हैं तो इस परिपथ के अंदर एक विद्युत धारा बहती है। अब आप लोग कहेंगे कि सर विद्युत धारा की जो डायरेक्शन होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है। यहाँ पर भी मैं एक सर्किट बना लेता हूँ, ये मेरा रफ वर्क है। देखिए फंडामेंटल्स आप लोगों के क्लियर होंगे तो डेरिवेशन आप बखूबी अपने आप लिख पाएंगे। डेरिवेशन को ज़्यादा याद करने में मेहनत नहीं करनी चाहिए, फंडामेंटल समझने जरूरी हैं। तो इसके अंदर भी रेजिस्टेंस आर दे रखा है। अब यहाँ पर तो आप करंट की डायरेक्शन बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। कैसे कि सर प्लस से करंट निकलेगा और बाहर जाएगा और ये माइनस की तरफ चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि सर प्लस से करंट बाहर निकलेगा तो वो इस बैटरी के प्लस से बाहर निकलेगा या इस बैटरी के प्लस से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जब सभी बैटरीज के जो सिरे हैं वो विपरीत क्रम में जुड़े हुए हैं, यानी पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, इसी प्रकार से यदि श्रृंखला जुड़ी हुई है तब आपको कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट चला जाएगा। लेकिन ये जो दोनों सेल हैं वो एक दूसरे को विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं और ऐसी परिस्थिति के अंदर कौन से सेल की वजह से धारा प्रवाहित करेगी यह बात डिपेंड करती है इनके विद्युत वाहक बलों की वैल्यू के ऊपर।
जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज़्यादा पावरफुल होगा, यहाँ पे मेरे को संख्या नहीं दे रखी है, तो मुझे एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि यदि E1 है, ये विद्युत वाहक बल ज़्यादा है तो इसके पॉजिटिव से करंट बाहर निकल जाएगा, और यदि E2 को आप ज़्यादा कह देते हैं तो इसके पॉजिटिव से बाहर निकल जाएगा। यदि इनका न्यूमेरिकल फिगर कोई संख्यात्मक वैल्यू दे रखी है जैसे सवालों के अंदर, तो आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए आगे मैं बात करता हूँ कि ये जो मेरा पहला सेल है, इसके सिरों के ऊपर टर्मिनल वोल्टता कितनी आएगी। तो इसकी जो टर्मिनल वोल्टता V1 कह देता हूं मैं इसकी टर्मिनल वोल्टता को। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी है कि ये बैटरी खुद डिस्चार्ज हो रही है, और बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो उसकी जो टर्मिनल वोल्टता होती है वो उसका विद्युत वाहक बल माइनस सर्किट के अंदर कर इस परिपथ के अंदर बहने वाली विद्युत धारा कितनी ले लें अपन, I ले लेते हैं, और इनटू इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस R1। तो ये जो आपका पहला बैटरी है, इसके सिरे की टर्मिनल वोल्टता हो जाती है। टर्मिनल वोल्टता किसे कहते हैं? जब सेल बंद परिपथ में होता है, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उस समय उसके सिरों का जो विभवांतर है। पिछले वीडियो में आपने बहुत अच्छे से समझ रखा है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसके V2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो सर V2 की जो वैल्यू है वो भी आपके पास क्या आ जाएगी, E2 माइनस करंट तो सेम जाएगा, R2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो दोनों सेल हैं, ये आप लोगों की एक श्रृंखला है AB, और इनकी वजह से इसके समांतर क्रम के अंदर जो बाह्य प्रतिरोध R जुड़ा हुआ है, उसके सिरों पर जो विभवांतर आएगा वो आएगा V = IR, क्योंकि इसके अंदर से बहने वाली धारा I दे रखी है और इसका प्रतिरोध R आपको दे रखा है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में हैं, तो इनके सिरों के ऊपर जो विभवांतर होगा उसकी वैल्यू समान आएगी। अब बात आती है कि ये जो दोनों सेल हैं, इनकी टर्मिनल वोल्टताएं आप लोगों ने निकाल रखी हैं, तो इस बाह्य प्रतिरोध के सिरे के ऊपर विभवांतर कौन क्रिएट करेगा? ये दोनों सेल ही तो जिम्मेदार हैं। इन दोनों सेलों की जो टर्मिनल वोल्टता है वही तो विभवांतर उत्पन्न कर रही है, और ये दोनों समांतर क्रम में हैं, यानी AB के बीच में यहाँ का विभवांतर और AB के बीच में ऊपर का विभवांतर इक्वल होगा। तो जब सेल इस तरीके से जुड़े हुए हों, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से जुड़ा हुआ हो, उस समय इन दोनों का जो विभवांतर है, इन दोनों के सिरों के बीच का जो टोटल विभवांतर है, टर्मिनल वोल्टता है, वो इन दोनों के प्लस के बराबर होती है। तो V = V1 + V2 हो जाएगा, और V1 और V2 की वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। टर्मिनल वोल्टता वो आप रिप्लेस कर दीजिए, तो ये बात आपकी क्लियर हो जाती है। दोनों ही श्रेणी क्रम संयोजन है, लेकिन एक में एकांतर क्रम में विपरीत सिरे जुड़े हुए हैं, और दूसरे क्रम के अंदर दोनों के जो सिमिलर सिरे हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर यदि मैं इस सेल की बात करता हूँ तो इसकी टर्मिनल वोल्टता कितनी आएगी? सर टर्मिनल वोल्टता का फॉर्मूला तो वही होता है, V1 = E1 - IR1। मान लीजिए कि यहाँ पे इस E1 की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसकी वजह से परिपथ के अंदर धारा बह रही है IR। तो यहाँ पे आप पॉइंट AB ले लीजिए, तो इसके सिरों के ऊपर विभवांतर तो V = IR हो जाएगा। क्लियर है? वही ऊपर वाले टॉपिक की कहानी है। तो अब V2 की वैल्यू क्या है? चलिए V2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। V2 भी तो एक बैटरी है। जब आप केवल किसी सेल की टर्मिनल वोल्टता निकालते हैं, उस समय इस बात का कोई महत्व नहीं है कि उस सेल का कौन सा सिरा कहाँ जुड़ा हुआ है, केवल आप पर्टिकुलर उस अकेले सेल की टर्मिनल वोल्टता निकाल रहे हैं। तो टर्मिनल वोल्टता का तो वैसी फॉर्मूला वही रह जाना है, इसका विद्युत वाहक बल माइनस IR2। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कि AB के बीच का टोटल विभवांतर कितना है, AB के बीच का कुल विभवांतर कितना है। तो इसके सिरों का विभवांतर आपने इसकी टर्मिनल वोल्टता निकाल ली, दूसरी बैटरी के सिरों का विभवांतर भी निकाल लिया, लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं या एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। और जब विरोधाभास की स्थिति होती है, दैट टाइम यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो विभवांतर है वो इन दोनों सेल में से जिस सेल की टर्मिनल वोल्टता ज़्यादा है उसमें से दूसरे वाले की वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी। क्लियर है कहानी? तो इस तरीके से आप लोगों को ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। ये आप डायग्राम रफ में या फिर अपने टॉपिक के एंड के अंदर आप लोग इसे बना सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। इतने फंडामेंटल यदि आपके क्लियर हैं तो अब ये जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं सेलों का श्रेणी संयोजन, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अपन इस टॉपिक के ऊपर चलते हैं। इसलिए मैं यहाँ से मेरा ये जो रफ का पेज है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ।
टॉपिक को अच्छे तरीके से स्टार्ट करने से पहले मैं सभी छात्रों से अनुरोध करूंगा कि अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि हम आप लोगों को और बेहतर वीडियो और बेहतर ईजी मेथड के साथ प्रदान कर सकें। चलिए, अभी तक के चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 5 तक के जितने भी टॉपिक हुए हैं, क्रम के अनुसार हमारे प्रत्येक टॉपिक के ऊपर आप लोगों को हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट के ऊपर आप लोगों को वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे, या फिर हमारे ये जो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दे रखे हैं इनके ऊपर भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। हम आप लोगों की मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, सेलों का श्रेणी संयोजन। तो यहाँ पे मैंने 2 बैटरी ले रखी हैं। पहला सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E1 है, आंतरिक प्रतिरोध R1 है, दूसरा E2 और R2 है। इन दोनों सेलों को मैंने क्रम के अनुसार जोड़ा है कि पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ेगा। इन दोनों की टर्मिनल वोल्टता अपने को निकालनी है। ये एक बाह्य प्रतिरोध जिसे लोड प्रतिरोध कहते हैं, ये आप लोगों ने कैपिटल R जोड़ रखा है। तो सबसे पहले अपने इसकी एक इजी डेफिनेशन लिखी है जो कि अपने को लिखनी चाहिए कि सेलों का ऐसा संयोजन कौन सा जिसमें सेल एक दूसरे के साथ लगातार श्रृंखला में जुड़े हों। आप लोगों को यहाँ पे ये चर्चा नहीं करनी चाहिए कि पहले सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़े, क्योंकि इसका नेगेटिव भी यहाँ पे जुड़ सकता है और वो भी आप लोगों का श्रेणी संयोजन ही कहलाएगा। तो यहाँ पे अपन बहुत इजी मेथड कह देते हैं कि जिसमें सेल एक दूसरे के साथ लगातार श्रृंखला के रूप में जुड़े हुए हों, ऐसे संयोजन को अपन श्रेणी संयोजन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। अब इस डायग्राम के अंदर जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको दे रखी हैं उनके बारे में अपने को सबसे पहले लिखना चाहिए। यानी कि जब भी आप डेरिवेशन लिखें तो 10th क्लास की मैथमेटिक्स में आप लोगों ने जब प्रमेय को सॉल्व किया था, जो थ्योरम्स को सॉल्व किया था, तो वहाँ पे आपने जो प्रोसेस लगाया था वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। सबसे पहले क्या दे रखा है, उसके बाद में आपको क्या सिद्ध करना है, उसके लिए आपने रचना में क्या क्या किया, और उसके बाद में उपपत्ति या जो प्रूफ का पोर्शन होता है वो लिखना है। ये सारे स्टेप्स आप लोगों के दिमाग में रहेंगे तो आपका जो डेरिवेशन है उसका कोई भी पार्ट आपसे नहीं छूटेगा और आपकी जो स्कोरिंग है वो बेहतर हो पाएगी। तो यहाँ पे मुझे मेरे इस डायग्राम के बारे में कुछ लिख लेना चाहिए। चलिए मैं नीचे चलता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पर डायग्राम के बारे में अपन ने लिखा है कि माना 2 सेल जिनके विद्युत वाहक बल कितने कितने हैं, E1 और E2 हैं, और इनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 हैं। इनको चित्र के अनुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। बहुत सिंपल सी कहानी है। फिर क्या किया आपने, फिर इन दोनों सेलों को एक बाह्य प्रतिरोध, इसे आप बाह्य प्रतिरोध कह सकते हैं या लोड प्रतिरोध भी कह सकते हैं, तो इन्हें बाह्य प्रतिरोध या लोड प्रतिरोध R से जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे ही आप जोड़ेंगे तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा कैपिटल I है, जिसकी डायरेक्शन आप लोगों को डायग्राम के अंदर दिखा देनी है। ठीक है, अब अपने को आगे चलना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं दोनों सेलों की टर्मिनल वोल्टताएं कितनी कितनी हैं, अभी अपने समझी थी, उनको अपन पहले लिख लेते हैं वोल्टताएं। तो पहले सेल के लिए मैं V1 लिख लेता हूं और V1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, V1 इक्वल्स टू हो जाएगा सर E1 माइनस धारा की वैल्यू I है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। इसी प्रकार से V2 की वैल्यू आ जाएगी, एक लाइन में लिखना चाहिए, ज़्यादा लाइनें खराब करने से कोई औचित्य नहीं है। यही तरीका आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में लगाना है, कॉपी ज़्यादा भरने से मार्किंग ज़्यादा नहीं होनी है। E2 माइनस, करंट तो दोनों में सेम ही जा रहा है, I इंटू R2। ठीक है, तो कुल टर्मिनल वोल्टता, दोनों की कुल टर्मिनल वोल्टता तो कितनी हो जाएगी, कुल टर्मिनल वोल्टता जो है वो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 हो जाएगी। और यदि यहाँ पर सिरे विपरीत जुड़े होते, यानी एक के बाद दूसरे तरीके से, अभी जो जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर लिया है, विपरीत का मतलब है मेरा कि यहाँ पे आपने माइनस को प्लस से जोड़ा है। यदि यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस जुड़ा होता, या फिर यहाँ का प्लस के साथ जुड़ा होता, दोनों के सिमिलर सिरे जुड़े होते, तो दोनों जो सेल हैं वो एक दूसरे का विरोध करते, और विरोध करने पर वहाँ पर जो टर्मिनल वोल्टता है वो बड़ी वोल्टता में से छोटी वोल्टता है वो माइनस हो जाती। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने क्रम के अनुसार जोड़ रखा है, इसलिए टर्मिनल वोल्टताओं का योग हो जाएगा। ठीक है,
अब अपने को लिखना है, अगर आपने लोड प्रतिरोध शब्द काम में लिया है तो वही बार बार लिखें, और बाह्य प्रतिरोध लिखा है तो वही शब्द काम में लें। अगर चेंज करेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। लोड प्रतिरोध कितना है, आर के सिरों पर विभवांतर, विभवांतर किस नियम से लगाओगे भैया, ओम नियम से। तो ब्रैकेट में डाल दें रेफरेंस, बेटर रहेगा। किसके नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है सर, V इज इक्वल्स टू करंट इंटू प्रतिरोध, V इज इक्वल्स टू IR। क्लियर है। तो अब अपने को करना क्या है कि ये जो आप लोगों ने ऊपर इक्वेशन नंबर 1 ले रखी है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और ये इक्वेशन नंबर आपकी 3 है। तो समीकरण नंबर 1 और 3 से मान समीकरण 2 में रख देते हैं अपन, तो अपनी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो यहाँ पे रेफरेंस डाल देता हूँ मैं, समीकरण 1 व 3 से मान वैल्यूज़ समीकरण 2 में रखने पर, रिप्लेस करने पर, रखने पर, ये दोनों हैं वो आपका समीकरण 1 का ही पार्ट है। इजी है। V इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप सर, लिखेंगे अपन IR। बढ़िया। V1 बराबर क्या लिखेंगे, सिंपल सी तो बात है भैया, अब तो फिजिक्स नहीं है, अब तो आपकी केवल मैथमेटिक्स बाकी रह गई है। प्लस V2 की जगह E2 माइनस IR2। अब फिजिक्स का पोर्शन खत्म हो गया, अब आपकी सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पे बची हुई है। ठीक है, सॉल्व करना है। क्या करें बताइए, आपका दिमाग क्या कहता है। मैं नहीं बताना चाहूँगा, आप पहली बार भी अगर टॉपिक पढ़ रहे हैं तब भी आप लोग अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए। देखिए क्या करना है सर, अपन ऐसा कर सकते हैं कि ये जो -IR है, ये -IR है, इसको अगर आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो IR का पोर्शन है वो एक जगह हो जाएगा, और I है वो आपका कॉमन भी आ जाएगा। बढ़िया, यही करना है मुझे। तो I मैं यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन भी ले लेता हूँ। तो पहले मेरे पास इसमें से कैपिटल R बचेगा, इसके बाद में से ये माइनस का पोर्शन इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। I कॉमन ले लिया तो R1 बच गया, इसमें भी I कॉमन ले लिया तो R2 रह गया, और दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। यदि मुझे करंट की वैल्यू निकालनी हो तो I के बराबर क्या लिख सकता हूँ सर, लिख सकते हैं अपन E1 प्लस E2। ये पोर्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। कैलकुलेशन बहुत शार्प करनी है, R1 प्लस R2। ये आप लोगों के पास परिणामी विद्युत धारा का फॉर्मूला हो जाता है। अब आपके पास क्या आया, विद्युत वाहक बलों का पोर्शन कौन सा आया, दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों का पोर्शन कौन सा आया, E1 प्लस E2 आया। तो अपन लिखते हैं तुल्य विद्युत वाहक बल, कौन से संयोजन का, श्रेणी क्रम संयोजन चल रहा है। तो तुल्य विद्युत वाहक बल को मैं E इक्विलिएंट लिख लेता हूँ, तुल्य विद्युत वाहक बल। तो ये क्या आया आपके पास सर, E1 प्लस E2 आया। और यदि दूसरा वाला सर्किट जुड़ा होता, नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा होता या फिर प्लस प्लस से जुड़ा होता, तो सिंपल आपका यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस आ जाता, बाकी पोर्शन सेम रहना है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अपन इसके तुल्य प्रतिरोध की। तुल्य प्रतिरोध, तो जब तुल्य प्रतिरोध की आप बात करेंगे तो किसका तुल्य प्रतिरोध, केवल मैं सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध निकालने वाला हूं, क्योंकि बाह्य प्रतिरोध है वो तो आपका फिक्स है, और दोनों सेल श्रेणी क्रम में हैं तो उन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध है, सेलों के श्रेणी संयोजन में क्या पड़ा है, RS यानी सीरीज कॉम्बिनेशन का जो तुल्य प्रतिरोध है वो R1 प्लस R2 होता है। तो यहाँ पर इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ कि मैं R इक्विलिएंट, यहाँ पे चलो एक शब्द लिख देता हूँ मैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहे हैं अपन, तो R इक्विलिएंट दैट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो ये दोनों वैल्यू जब आप यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो आपके पास फाइनल एक वैल्यू आ जाएगी, I इज इक्वल्स टू E इक्विलिएंट अपॉन कैपिटल R प्लस R इक्विलिएंट। तो ये आपके पास दो सेलों के श्रेणी संयोजन का परिणामी रिजल्ट आ जाता है, जिसका परिणामी विद्युत वाहक बल आपका E1 प्लस E2 है, और इंटरनल रेजिस्टेंस का जो परिणामी वैल्यू है वो R1 प्लस R2 है। एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है, अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, क्या कि सर यदि विपरीत क्रम में, यानी यहाँ पे जो आपने कंडीशन ली है उसका अपोजिट, यानी प्लस प्लस यदि एक साथ जुड़ा हुआ हो,
या माइनस माइनस एक साथ जुड़ा हुआ हो तो उस समय दोनों सेल एक दूसरे का विरोध करेंगे, तो तुल्य विद्युत वाहक बल है वो माइनस में आएगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस, सिंपल है। परंतु बच्चे कंफ्यूज होकर के वही फंडामेंटल यहाँ लगा देते हैं। लेकिन भैया दोनों सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस प्रतिरोधों के अंदर तो प्लस माइनस होता ही नहीं है। प्रतिरोध तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और प्रतिरोध यदि श्रेणी क्रम में है तो उनका तुल्य प्रतिरोध है वो R1 प्लस R2 ही आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप क्रम के अनुसार जोड़ें तो प्लस को माइनस में जोड़ दें तो भी इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 आएगा, और यदि प्लस प्लस या माइनस माइनस जोड़ेंगे तब भी ये सेम रहना है। केवल और केवल स्थिति बदलने पर इनके विद्युत वाहक बलों की वैल्यू में परिवर्तन आएगा। क्लियर है? ये बात आपके न्यूमेरिकल में ज़्यादा महत्व रखेगी। तो डेरिवेशन यदि आप लोगों को आता है कि सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन को समझाइए तो आपको यहाँ तक जाना है। लेकिन फॉर योर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स एंड जितने भी आप लोगों की सर्विसेज के जैसे एनडीए है, नेवी है, एयरफोर्स है, और आपका जो नीट का एग्ज़ाम है, स्पेशली जेई के अंदर अपने जो पढ़ने वाले हैं उस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, उससे अपर लेवल के आते हैं। उसके बाद में आपका जो एम्स का एग्ज़ाम है उन सब के अंदर अभी जो अपन ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। चलिए चलते हैं आगे। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। ये नीचे वाला फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को याद रखना है, इतना पोर्शन आप लोगों को याद रखना है। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। चलिए, फॉर्मूले आप लोगों के पास नोट्स में लिखे हुए हैं। आप स्क्रीन को बार बार पॉज करके अपने नोट्स साथ में तैयार करते रहिए। मैं एक नोट यहाँ पे विशेष स्थिति काम में ले रहा हूँ। सवाल ये कहता है कि यदि श्रेणी संयोजन में, जो आपने श्रेणी संयोजन पढ़ा है, यदि श्रेणी संयोजन के सभी सेलों का जो विद्युत वाहक बल है EMF, वह जो आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध वो E एवं R हो, यानी जितने भी सेल लगे हुए हैं सबका विद्युत वाहक बल भी समान है। मान लीजिए 1.5 वोल्ट के 1.5 वोल्ट के सेल हैं सारे के सारे, और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी समान है। ठीक है, और दोनों इस तरीके से जुड़े हुए हैं जैसे अभी आप लोगों ने डायग्राम बनाया था, यानी पहले सेल का नेगेटिव है वो आगे वाले सेल के पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसी अगर स्थिति है तो आप लोगों के पास परिपथ में बहने वाली धारा की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो अभी आप लोगों ने I की वैल्यू में लिखा है कि सर E इक्विलियंट अपॉन R प्लस R इक्विलियंट, सिंपल है। और E इक्विलियंट क्या लिखा है? E इक्विलेंट आपने लिखा है E1 प्लस E2 प्लस E3, लेकिन सारे सेलों का विद्युत वाहक बल तो समान है। तो यहाँ पे मैं एक नोट और लगा देता हूँ, सेलों की जो संख्या है वो आप लोगों को दे रखी है। कितने सेल जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम के अंदर? N सेल जुड़े हुए हैं। तो यदि N सेल हैं तो सबका विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? E प्लस E प्लस E प्लस E, ऐसे कितनी बार चलेगा? N बार चलेगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? NE आ जाएगी। अब इसके बाद में बात करते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या होगा। सर R1 प्लस R2 प्लस R3 ये हो रहा है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस समान है, तो वापस इसके अंदर भी वही वैल्यू आ जाएगी, आपके पास NR की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे रख दीजिए। तो I इज इक्वल्स टू NE अपॉन R प्लस NR, ये आपके पास फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? दिक्कत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला इसका जो पोर्शन है अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कि मान लीजिए श्रेणी संयोजन में तो आपने जोड़ दिया, सारे सेलों को जोड़ दिया, लेकिन आपने कहा कि यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध जो आपने लिया है, आंतरिक प्रतिरोध, प्रत्येक सेल के आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहा हूं, कितना? R का मान बाह्य जो प्रतिरोध आपने लगाया है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से अल्प हो,
कम हो। यानी मान लीजिए आपने 10 वोल्ट का 10 ओम का बाह्य प्रतिरोध लगा रखा है और प्रत्येक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो है आपका 0.01 ओम। यानी श्रृंखला के अंदर जुड़े हुए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की अपेक्षा बहुत अल्प है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में आपके पास जो आर की वैल्यू है दैट इज वेरी ग्रेटर देन हो जाएगी एन आर से, क्योंकि बाह्य प्रतिरोध आपने स्पष्ट कहा है बहुत ज़्यादा है आर की तुलना में, तो एन आर की तुलना में भी उसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। अगर ऐसी स्थिति है तो आपके पास आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिख करके बता दीजिए। तो आई की वैल्यू आ जाएगी सर एन ई अपॉन, ये तो बहुत अल्प है तो इसको आप यदि आर के अंदर ऐड भी करेंगे तब भी आपके पास आर ई आना है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में आपके पास क्या होगा कि ये जो विद्युत धारा है इसका मान प्रत्येक सेल की वजह से E अपॉन आर क्या है, E क्या है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल है, R क्या है, बाह्य प्रतिरोध, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो नगण्य है। तो इस प्रत्येक सेल की वजह से बहने वाली धारा की तुलना में n गुना हो जाएगी। यानी अगर आप एक सेल लगाओगे तो आपको जो धारा मिलने वाली है, अगर आप एक सेल की जगह 2 सेल लगाओगे इस कैटेगरी के जिसका आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है, तो आपको ज़्यादा मान की धारा प्रवाहित होगी। आप लोगों ने छोटी टॉर्च देखी होगी अपने घरों में, जो हाथ की टॉर्च होती है उसके अंदर जो सूखे सेल होते हैं उसमें ज़्यादातर 2 या बड़ी बैटरियों के अंदर 3 सेल लगे होते हैं। तो वो दोनों तीनों सेल हैं वो आप लोगों के श्रेणी क्रम के अंदर जुड़े होते हैं और उन दोनों तीनों सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो उस बल्ब के प्रतिरोध की अपेक्षा बहुत कम होता है। तो यदि आप एक सेल से अगर टॉर्च का बल्ब जलाओगे तो बहुत हल्का सा लाइट आपको नजर आएगी, 2 सेल लगा करके जलाओगे तो ज़्यादा करंट की वजह से आपको ज़्यादा प्रकाश मिलेगा। क्लियर है। यानी यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की अपेक्षा बहुत कम है तो आप लोगों को उनको श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ना चाहिए और श्रेणी क्रम में जोड़ने से आपको जो मिलने वाली धारा है वो प्रत्येक सेल की वजह से मिलने वाली धारा के साथ उन सेलों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप लोग कहेंगे कि सर यदि मान लें कि आंतरिक प्रतिरोध जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध वो बहुत ज़्यादा हो जाए, किससे, परिपथ में जुड़े बाह्य प्रतिरोध से, तो क्या होगा, तो क्या अपने को श्रेणी क्रम में जोड़ने चाहिए कि नहीं जोड़ने चाहिए। चलिए उसकी स्थिति को भी अपन यहाँ पे समझ लेते हैं। यदि बाह्य प्रतिरोध R का मान सेल के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r से अल्प हो, तो यानी जो आपका कैपिटल R है वो बहुत छोटा है स्मॉल r की तुलना में। अब आप ये वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए ऊपर वाली, तो जैसे ही आप श्रृंखला में जोड़ेंगे तो विद्युत वाहक बल तो सबके योग के बराबर आ जाएगा। केवल बाह्य प्रतिरोध ही तो कम है, आंतरिक प्रतिरोध ही तो ज़्यादा है। तो इस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे कि सर R प्लस जो NR की वैल्यू है दैट इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगी, अल्प कौन है, कैपिटल R अल्प है। जब कैपिटल R अल्प है तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट किसके बराबर बचेगी, NR के बराबर शेष रहेगी। तो NR के बराबर यहाँ पे वैल्यूज रख लीजिए, N से N आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो I इज इक्वल्स टू E अपॉन R रह जाएगा। क्लियर है, I इज इक्वल्स टू E अपॉन R आपके पास रह जाएगा। यानी कि यदि बाह्य प्रतिरोध का जो मान है वो सेल के आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा कम है, तो आप लोग यदि एक सेल लगाओगे तो जितना करंट मिलेगा उतना ही करंट आप चाहे 2 सेल लगा दें, 3 सेल लगा दें, श्रेणी क्रम के अंदर आपको उतना ही करंट मिलना है। तो यहाँ से एक बेसिक क्वेश्चन है वो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, या फिर आप लोगों के किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर वाइवा के अंदर बोर्ड परीक्षा के प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इन सारे फंडामेंटल्स को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर यहाँ पे कर लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे चलते हैं और अपने पाठ्य पुस्तक के अंदर एक एग्जाम्पल दे रखा है, उस एग्जाम्पल को अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 14 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, राजस्थान बोर्ड के बुक के पेज नंबर 112 के ऊपर आपको दिया हुआ है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस एग्जाम्पल को देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है। अभी तक जितनी भी बातें अपन ने सीखी हैं उन सब का यूज़ यहाँ पे होने वाला है। सवाल कह रहा है कि चित्र के अंदर दो आदर्श बैटरियाँ। देखिए भैया, अपने जब पिछले वीडियो में सेलों के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको एक बात बताई थी कि आदर्श सेल जो होता है, इसका मतलब है कि उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध है, वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जैसे ही आदर्श बैटरी शब्द लिखा, आपका दिमाग कहेगा कि इसका आंतरिक प्रतिरोध तो 0 हो जाएगा, यानी स्मॉल r1 और स्मॉल r2 की वैल्यूज आपको ऑटोमेटिकली कितनी, 0 दे रखी हैं। ठीक है, ये दोनों बैटरियां श्रेणी क्रम के अंदर चित्र के अनुसार जुड़ी हुई हैं। परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। अभी आपने पूरा डेरिवेशन सॉल्व किया है, तो I इज इक्वल्स टू, आपने सिंपल फॉर्मूला पढ़ा है श्रेणी संयोजन का, NE/R प्लस NR। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो दोनों सेल हैं वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं, यानी पहले सेल का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से जुड़ा है, या दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ जुड़े हैं। यदि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़े हुए हैं तो सेल एक दूसरे का अपोज करेंगे। तो चित्र में जैसा आप देख पा रहे हैं कि पहली बैटरी है वो आपकी 9 वोल्ट की है, दूसरी बैटरी है E2 वो 6 वोल्ट की है, और दोनों के पॉजिटिव पॉइंट हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालांकि बीच में 2 ओम का प्रतिरोध है, उसको एक बार आप लोग साइड में छोड़ दीजिए, केवल इन दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को देखिए। तो जैसे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों बैटरी एक दूसरे को अपोज कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप लोगों का जो ई इक्विलियंट है, यहाँ पे मैं ये वाला जो फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पे गलत लगा दिया है। इसका फॉर्मूला अपन को क्या लगाना चाहिए था, I इज इक्वल्स टू ई इक्विलियंट अपॉन R प्लस R इक्विलियंट, ये लगाना चाहिए था। तो ई इक्विलियंट कितना होगा, तो ई इक्विलियंट आपने देखा है कि यदि प्लस माइनस जुड़ा होता तो अपन E1 प्लस E2 कर देते, लेकिन यहाँ पे तो प्लस प्लस जुड़ा हुआ है, इसलिए अपन करेंगे E1 माइनस E2 अपॉन R प्लस R इक्विलियंट कितना है, आंतरिक प्रतिरोध आपका कितना हो जाएगा बैटरियों का, क्योंकि दोनों बैटरी आदर्श सेल हैं तो 0 हो जाएगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि बाह्य प्रतिरोध जो कैपिटल R है वो आपको कितना दे रखा है। आप देखेंगे कि सर इसमें तो 4 ओम का प्रतिरोध है और एक 2 ओम का प्रतिरोध है। तो 4 ओम का और 2 ओम का जो दोनों प्रतिरोध हैं, क्या इन दोनों प्रतिरोधों की वैल्यू समान है? सर दोनों की वैल्यू तो समान नहीं है। क्या दोनों में से जाने वाला करंट समान है? देखिए, जब आप लोगों ऐसी परिस्थिति में या समस्या में फंस जाते हैं कि सर ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी में है या समांतर में है, तो इनकी डेफिनेशन आप लोगों की मदद करेगी। यदि दोनों प्रतिरोध अलग अलग वैल्यू के हैं, उसके बावजूद भी दोनों में से समान वैल्यू की करंट जा रही है, इसका मतलब दोनों श्रेणी संयोजन में है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एक 4 ओम का प्रतिरोध है और एक 2 ओम का प्रतिरोध है, तो ये दोनों ही बाह्य प्रतिरोध का काम कर रहे हैं। तो दोनों ही बाह्य प्रतिरोध का काम करेंगे तो आपके पास कैपिटल R की जो वैल्यू है वो 4 प्लस 2 हो जाएगी। सिंपल है। तो अब आप इनकी वैल्यूज रख लीजिए। तो E1 की वैल्यू कितनी है सर 9, E2 की वैल्यू 6, और नीचे वाली वैल्यू कितनी दे रखी है R1 प्लस R2, तो 4 प्लस 2 कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ये आपके पास 3/6 हो जाएगी। दिस इज़ 1/2 और दिस इज़ 0.5 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। 0.5 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये एग्जाम्पल नंबर 14 है और वो क्लियर हो जाता है। इसके बाद अगले वीडियो के अंदर अपन सेलों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे, जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप लोगों से एक बार अनुरोध करना चाहूँगा कि आप समांतर संयोजन पढ़ने से पहले प्लीज़ एक बार आप अपनी नोटबुक के अंदर आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है राजस्थान बोर्ड की, उसमें से इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ के आएंगे तो बेहतर समझ में आएगा। क्लियर है? चलिए, आज की वीडियो में अपन केवल इतना ही पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और जो भी आपका फीडबैक है, आपका कमेंट है, वो भी आप ज़रूर लिखें। चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड लक।